हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमने दो बैलों की कथा पाठ का रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले पाठ पर बढ़ते हैं। क्या लिखूं, ये तो आपकी स्थिति है। आप हमेशा बैठ के पेन पेपर लेके अपना रजिस्टर लेके सोचते रहते हैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठता है ये। चलिए तो इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और लेखक ऐसी स्थिति में क्यों है। लेखक बैठकर यहाँ पर सोच रहे हैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, किस विषय पर लिखूं। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक खाली ब्लैंक पेपर लेकर बैठे होते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या लिखूं और कैसे लिखूं। तो ये पाठ जो है ना, इसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल, ऐसी ही बातें आती हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जब ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे कि समझ में ना आए कि क्या लिखना है, तो उस समय में हमें कैसे सोचना है। ठीक है, साथ ही साथ ये पाठ जो है, ये हमें निबंध लेखन, ठीक है, ये हमें निबंध लेखन के विषय में बताता है कि निबंध जो है वो कैसे लिखा जाता है, निबंध लेखन का तरीका क्या होता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ जो निबंध लेखन के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, ठीक है, निबंध लेखन के जो विद्वान हैं, निबंध लेखन के विद्वानों की क्या-क्या मत हैं, क्या तरीके उन्होंने बताए हैं निबंध लिखने के। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद निबंध लेखन के विषय में आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि निबंध लेखन होता क्या है और निबंध को लिखते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही कोई अगर ऐसा विषय मिल जाए जिस पर हमने कभी सोचा ही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आपको ना 2 लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है? ये 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है? इनका नाम क्या है? आपने एनसीईआरटी से चैप्टर को पूरा पढ़ा होगा और मैंने 2 बैलों की कथा पढ़ते समय भी आपको बताया था कि एनसीईआरटी चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको भाव जो है वो अच्छे से स्पष्ट हो सके। आप अच्छे से कही हुई बातों को समझ सकें। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप रीडिंग की हैबिट आपके अंदर नहीं है, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएँगे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी की किताब से इस पाठ को पढ़ने में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, अगर आप धीरे-धीरे बिल्कुल पढ़ेंगे तो भी। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है? तो ये जो लड़की है ना, इसका नाम है नमिता और इसका नाम है अमिता। इन दोनों ने क्या किया, ये जो परेशान से लेखक बीच में दिखाई दे रहे हैं, इनको पूरा परेशान करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि आप तो टीचर हैं और वो भी हिंदी के टीचर हैं, तो चलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, इन 2 विषयों पर फटाफट से 2 घंटे के अंदर निबंध लिख कर के हमें दे दीजिए। क्योंकि भाई आप हिंदी के टीचर हैं, आपके लिए तो लिखना बड़ा आसान होगा, तो फटाफट लिख के हमें दे दीजिए। अब ये जो इंसान है इसने सर पकड़ लिया अपना, कैसे लिखूँ मैं? लेखक जो है अपना सिर पकड़ कर बैठ गए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर 5 पेज कैसे लिखूँ? अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं लेकिन इतने सुहावने नहीं होते हैं कि मैं इस पर बैठकर पूरे 5 पेज लिख दूँ। और समाज सुधार, इतने बड़े विषय को 5 पेज में कैसे लिखूँ मैं? जो कि समाज सुधार सदियों से चलता आ रहा है। रामायण के समय से, महाभारत कालीन के समय से लोग समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए लड़ाइयाँ होती चली जा रही हैं। पता नहीं कितने हमारे यहाँ क्रांतियाँ आई, कितने महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के लिए, सुधार के लिए काम किया। अब उन सब के काम को, इतने बड़े इतिहास को, समाज सुधार के इतिहास को मैं 5 पेज में लिख दूँ, कैसे लिख दूँ? अब मुझे लेखक को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा जो विषय दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लेखक ने कभी इतना कुछ सोचा ही नहीं है। अब वो लिखें कैसे? समस्या ये है कि दोनों ही विषय बड़े व्यापक हैं और गंभीर हैं। लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े विषय पर केवल 5 पृष्ठों में कितना लिखें या 5 पृष्ठ लिखें तो क्या लिखें? ठीक है? अब अगर समय की भी कमी है, ठीक, समय की भी कमी है। अगर थोड़ा-सा समय होता, तो जाते, किसी पुस्तकालय में जाते, किसी लाइब्रेरी में जाते और अच्छे से इस विषय पर थोड़ा पढ़ के आते कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर क्या-क्या लिखा जा सकता है। थोड़ा रिसर्च करते और लिख देते, लेकिन रिसर्च करने का समय तो बिल्कुल है ही नहीं। रिसर्च करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अब लेखक के पास सामग्री भी नहीं है, उचित सामग्री का अभाव है। पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें अगर लाते, कुछ उसके विषय में पढ़ते, तो शायद कुछ लिख पाते, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सामग्री का भी अभाव है। ठीक है? निबंध लेखन की सही पद्धति क्या होती है, इसका भी ज्ञान नहीं है। ठीक? विचारों को क्रमबद्ध करना कठिन है। भाषा शैली को लेकर दुविधा है कि किस भाषा शैली में लिखूँ और कैसे लिखूँ कि मैं 5 पेज में निबंध को लिख कर पूरा कर दूँ।
तो यानी लेखक चारों तरफ से समस्याओं से बिल्कुल घिर चुके हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो लिखें तो कैसे लिखें? अब ऐसी परिस्थिति में फँसने के बाद लेखक के दिमाग में क्या आता है? ठीक है? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। नमिता और अमिता ने निबंध लिखने के लिए कहा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर अब लेखक की यही समस्या है कि वो कैसे लिखें? दूर के ढोल सुहावने होते पर 5 पेज कैसे लिखें और समाज सुधार जैसे बड़े विषय को 5 पेज में ही कैसे लिख दें? यही है लेखक की यहाँ सबसे बड़ी समस्या। अब उसके बाद लेखक जो है वो कहाँ पहुँचते हैं? दूर के ढोल सुहावने होते हैं का मतलब आपको पता है क्या होता है? चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हम इस पाठ के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ रहे हैं, ताकि आपसे परीक्षा में किसी भी विषय पर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप उसको आसानी से बिल्कुल लिख सकें, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का मतलब क्या होता है? दूर से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बातें आकर्षक और अच्छी लगती हैं, पर पास जाकर उसकी सच्चाई पता चलती है तो उस आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे ये ढोलक है, अगर दूर किसी गाँव में बज रहा होगा तो मज़ा आएगा सुन के, लगेगा हाँ, बड़ा मधुर बज रहा है, सुन के आनंद आता है। लेकिन यही ढोल अगर मैं लाके आपके कान के पास बजाने लगूँ, तो इसी ढोल की आवाज़ जो दूर से सुनकर बड़ी मधुर लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था जिसको देख के, यही जो ढोल है ये आपको कर्कश लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा, ठीक है? दूर से देखने पर पहाड़ सुंदर हरे-भरे भव्य लगते हैं, दूर से ढोल की आवाज़ अच्छी लगती है, दूर से देखने पर कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब हम उसके पास जाकर देखते हैं तब उसकी असली सच्चाई पता चलती है। कोई दूर खड़े होके व्यक्ति गाना गा रहा होगा ना, बड़ा मधुर लगेगा, लेकिन जब वो पास आकर गाएगा ना तब उसकी आवाज़ की बारीकियाँ हमें पता चलेंगी। कोई इंसान घर से बहुत दूर रहता है ना तो लोग उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन जब वो अच्छा बच्चा घर पे आता है ना तब उसकी असली सच्चाई पता चलती है कि ये अच्छा बच्चा कितना अच्छा है। और पाठ में लेखक ने युवा और वृद्धों के विषय में बात किया है। इसका उदाहरण दिया है, दूर के ढोल सुहावने होतों को समझाने के लिए। अब ये जो युवा लोग होते हैं ना, जो बच्चे लोग, आप लोग क्या सोचते हैं? आप भविष्य के सपने देखते हैं, ठीक है? अपने आने वाले जीवन के सपने देखते हैं। अपने वर्तमान से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं आप। आपको लगता है आपको हर चीज़ के लिए टोका जाता है, हर चीज़ के लिए बोला जाता है, आपको हमेशा डाँटा रहता है, आपको रोक के रखा जाता है, आपको कुछ करने नहीं दिया जाता है। ठीक है? और आप बड़े हो जाएँगे तो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन जो वृद्ध होते हैं ना, वो अतीत की ओर रहती हैं उनकी आँखें। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्य को देख लिया, बहुत अच्छे से निहार लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। उन्हें पुरानी बातें सुहावनी लगती हैं। कब की बातें? जब वो ऐसे थे, यानी छोटे बच्चे थे। ठीक है? वर्तमान से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, पर अतीत के गौरव में संतोष ढूँढते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये भविष्य के सपने देखते हैं और जो वृद्ध होते हैं, ये फिर से बच्चा बनना चाहते हैं, अतीत के सपने देखते हैं। मतलब दोनों ही अपने ख़्यालों में डूबे रहते हैं, वर्तमान में कोई नहीं जीता है। तो कुल मिलाकर के दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बच्चों को बुढ़ापा अच्छा लगता है, बूढ़ों को बचपन अच्छा लगता है। दोनों ही अपने समय के ढोल को सुहावना मानते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। ठीक है? तो ये हमारी यहाँ पर एक दृष्टिकोण जो है वो लेखक ने दिया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस बात को समझाने के लिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति का निर्णय करने से पहले उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। दूर से जो आकर्षक लगता है, पास जाकर वहीं सामान्य या अप्रिय भी हो सकता है। हमें वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी जीवन में निर्णय सोच समझ कर करना चाहिए। किसी भी चीज़ की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में संतोष और सकारात्मक रहना चाहिए। अपने वर्तमान से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपने वर्तमान को खराब नहीं बताना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? जीवन की सच्चाई से अवगत होइए। तो दूर के ढोल सुहावने होने का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें दूर होती हैं, वो अच्छी लगती हैं। असलियत तो पास आने के बाद पता चलती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हम आगे। चलिए, तो अब जब लेखक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो लेखक ने कहा कि चलो पहले ये देख लेते हैं कि निबंध लिखा कैसे जाता है, निबंध लेखन पर अलग-अलग विद्वानों के विचार क्या हैं। तो लेखक ने सबसे पहले देखा कि एजी गार्डनर जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये निबंध के विषय में क्या कहते हैं और आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने हैं। जो एजी गार्डनर है, वो कहते हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। वो कहते हैं एक मानसिक स्थिति होती है, एक समय होता है जब मन में एक विशेष उमंग उठती है, हृदय में स्फूर्ति आती है, मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न होता है, जिससे लिखने की प्रेरणा मिलती है। मतलब लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो, ठीक है? कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं। मन के भाव ही यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। लेखक ने एजी गार्डनर का कहना है कि एक मान लो खूंटी है, ठीक? एक खूंटी है और हमारे पास एक टोपी है।
ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्या है? टोपी है ना, किसी भी खूंटी पर टाँगा जा सकता है उसको। उसी प्रकार महत्वपूर्ण क्या है? मन के भाव और विचार हैं। विषय का कोई महत्व नहीं होता है। किसी भी विषय पर लिखकर अपने मन के भावों को निकाला जा सकता है। ठीक है? तो लेखन की मूल प्रेरणा मन के भाव और आवेग है, न कि विषय की कठिनता। ठीक? इनका मानना है कि विषय कोई भी हो, मन में भावनाएँ होनी चाहिए और वो उतर ही जाता है, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, ठीक? अब निबंध शास्त्र के जो आचार्य हैं, उनका क्या मत है? तो वो कहते हैं निबंध के 2 प्रधान होते हैं, सामग्री और शैली। पहले सामग्री यानी विचारों को एकत्र करना चाहिए, फिर अध्ययन, मनन और विचार करने के बाद ही निबंध लिखना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध कर रूपरेखा बनानी चाहिए। उपर्युक्त शैली में लिखने से निबंध प्रभावशाली बनता है। मतलब अच्छा निबंध लिखने के लिए विचार संग्रह, रूपरेखा का निर्माण और उचित शैली को समझना जो है वो आवश्यक होता है। वहीं एक दूसरे विद्वान हैं, उनका मानना है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटे निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं और बड़े निबंध में रचना की सुंदरता बनी रहना कठिन हो जाता है। बड़ी रचना में जो है वो बड़ी निबंध में रचना की सुंदरता नहीं होती, छोटे निबंध में रचना जो है सुंदर होती है। तो एक दूसरे विद्वान का मानना है कि निबंध छोटा होना चाहिए, छोटा निबंध अधिक प्रभावशाली और सुंदर होता है। दूसरी तरफ ये मार्टिन है। मार्टिन जो है वो अंग्रेजी के निबंधकार हैं। ये इन तीनों में से बिल्कुल अलग हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं सोचना है, कोई सामग्री एकत्र नहीं करनी है, कोई शैली नहीं अपनानी है, कोई मानसिक स्थिति नहीं होती है, कोई विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, मन में कोई आवेग नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। बस मार्टिन ने जो जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिखा। वो कहते हैं मैंने जो अपनी आँखों से देखा है, मैंने जो सुना है, मुझे जितना समझ में आता है मैं तो चुपचाप लिख दूँगा। मैं इतना सोचूँगा ही नहीं कि विषय क्या है, सामग्री क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मन में तरंग आ रही है या नहीं आ रही है, उमंग उठ रही है, नहीं उठ रही है, इस बात से मुझे कोई भी लेना-देना नहीं है। वो इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे चलते हैं। तो लेखक ने सबके विचारों को जान लिया। सबके विचारों को जानने के बाद लेखक ने पढ़ा, अब लेखक की ना समस्या और बढ़ गई है। ना तो लेखक के मन में मानसिक तरंग उठती है, ठीक है? और ना ही वो किसी ऐसी स्थिति का अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया हुआ है, ठीक? तो अब आगे चलते हैं, वो कहते हैं अमीर खुसरो को देख लेता हूँ। अमीर खुसरो जी क्या कहते हैं? तो अमीर खुसरो जो है 4 स्त्रियों की अलग-अलग इच्छाएँ, अमीर खुसरो के पास 4 स्त्रियाँ अलग-अलग इच्छाएँ लेकर आई। अमीर खुसरो एक कुएँ पर पानी पीने गए, ठीक? और सारी स्त्रियों ने कहा कि हम सबकी इच्छा पूरी होगी तभी हम आपको पानी पिलाएँगे। तो उन्होंने कहा भाई बताइए क्या इच्छा है? अवश्य पूरी की जाएगी। तो पहली स्त्री ने कहा कि आप खीर के ऊपर एक कविता लिखिए। दूसरी स्त्री चाहती थी कि आप चरखे के ऊपर एक कविता लिखिए। तीसरी स्त्री चाहती थी कि आप कुत्ते पर कविता लिखें और चौथी स्त्री कह रही थी कि आप ढोल पर कविता लिखें। और इन चारों ने कहा कि जब तक आप कविता सुनाएँगे नहीं आपको पानी मिलेगा नहीं। तो खुसरो ने क्या किया, एक ही पद्य में चारों की इच्छाएँ पूरी कर दी। उन्होंने कहा खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मतलब चारों के ऊपर कविता एक ही लाइन में बना दी। अब इस लाइन को पढ़ते ही, अमीर खुसरो को पढ़ते ही लेखक के दिमाग की घंटी बज उठी। उन्होंने कहा ये बढ़िया चीज़ है। और उन्होंने क्या किया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, दोनों विषयों को एक साथ जोड़ करके एक निबंध तैयार कर दिया। ठीक? इस पद्य में खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल चारों का उल्लेख आ गया और चारों की इच्छा पूरी हो गई। लेखक ने अमीर खुसरो की इस पद्धति को अपनाकर एक ही निबंध में दोनों विषयों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, दोनों का समावेश कर लिया और अपने निबंध को पूरा कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अंत में लेखक ने किस पद्धति को अपनाया? तो उन्होंने सब लेखक को 2 चीज़ें अच्छी लगी। पहला मार्टिन की पद्धति, जो उन्होंने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उसको लिख देना है। लेखक ने निश्चय किया कि वह भी अपनी देखी-सुनी बातों को, अनुभवों को और भावों को लिखेगा। और दूसरा अमीर खुसरो की पद्धति से लेखक बहुत प्रभावित हुए। अमीर खुसरो ने एक ही गद्य में चारों स्त्रियों की अलग-अलग इच्छाओं को समाहित कर दिया था। लेखक ने निश्चय किया कि वह भी एक ही निबंध में दोनों विषयों को, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार को समाहित करेगा। अंत में लेखक ने लिखा, अंत में लेखक ने दोनों विषयों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर अपने विचार स्पष्ट तार्किक उदाहरणों के साथ लिखे। उन्होंने बताया कि दूर की वस्तुएं हमें आकर्षक लगती हैं, पर पास आने पर उनकी वास्तविकता का पता चलता है। इसी प्रकार समाज सुधार, समाज सुधार के कार्य महान होते हैं, लेकिन उन्हें करने में कठिनाई बहुत आती है। फिर भी निरंतर और धैर्यपूर्वक प्रयास करना ही सच्चा मार्ग है। समाज सुधार एक ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त न होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस चीज़ को सुधारेंगे, ठीक है? आज हम जिस समाज को सुधारेंगे ना, कल उसमें दोबारा से सुधार की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक? मतलब आज हम जिस चीज़ को सुधार रहे हैं ना, कल उसमें दोबारा से सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि
पीढ़ियाँ बदलती जाएँगी, लोग बदलते जाएँगे, लोगों का नज़रिया बदलता जाएगा, लोगों का दृष्टिकोण बदलता जाएगा और अच्छी चीज़ों की परिभाषा भी बदलती चली जाएगी। ठीक है? आज हम जिसको अच्छा मान रहे हैं, क्या पता आने वाली पीढ़ी को लगे नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। सुधार फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। महापुरुष जन्म लेते रहेंगे और अपने हिसाब से समाज को सुधारते रहेंगे। अगली पीढ़ी आएगी और वो भी अपने हिसाब से समाज को सुधारने का प्रयास करेगी और ये सुधार जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ की सभी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा प्रश्न, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। बाकी मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पाठ से हो सकते हैं, सारी की सारी मैं आपको रिवीज़न करा सकूँ। ठीक है? फिर भी कुछ छूटा हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और इस वीडियो को ज़रूर देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, सारी स्लाइड पर लिखी हुई सभी बातों को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने से पहले अपनी एनसीईआरटी की किताब से एक बार पाठ को ज़रूर अच्छे से पढ़िए। चलिए, तो आज की कक्षा को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में मिलते हैं, एक अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।